देखो मेटल एंड नॉन मेटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। तो मेटल नॉन मेटल के पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सब्सटेंस के 3 तरह के क्लासिफिकेशन होता है। केमिकल रूप में, केमिस्ट्री में केमिकल क्लासिफिकेशन सब्सटेंस को 3 टाइप्स करते हैं, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जानते हो। और इसी एलिमेंट को 3 भाग में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जिसको सेमी मेटल भी कहते हैं, है ना। टोटल कितना एलिमेंट्स है? 118 बता चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। 118 एलिमेंट्स है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 91 मेटल्स है, 20 एलिमेंट्स नॉन मेटल है, और जो 7 को बच गया जो मेटलॉइड, है ना। कोई दिक्कत? मेटल में सिर्फ एक है ना, नाम सुने हो ना, मरकरी। मरकरी जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सब मेटल क्या कौन सा स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। जितने भी मेटल्स है, ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है Hg होता है, लैटिन नेम हाइड्रोगायरम। और नॉन मेटल में भी एक लिक्विड होता है ब्रोमीन, है ना, लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सब जो नॉन मेटल होते हैं, कोई गैसियस स्टेट में होगा, कोई सॉलिड स्टेट में होगा। जो नॉन मेटल है जो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन लिक्विड में एक ही नॉन मेटल जो रहता है, लिक्विड में ब्रोमीन, ठीक है। और सॉलिड में भी एक, मेटल में भी एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में आता है, मरकरी, जिसका इस्तेमाल हम लोग टेम्परेचर नापने में, बुखार नापने में, मरकरी, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटलॉइड है जिसका जो जितना भी गुण है ना, प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है, इंटरमीडिएट, है ना, उसको क्या कहेंगे? मेटलॉइड। और भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, जो 118 जो एलिमेंट्स है ना, 118 एलिमेंट्स है, ये सब कुछ की नॉलेज है, तुमको जानकारी आना चाहिए, है ना। जिसमें 94 एलिमेंट्स बताया था नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। 94 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिसको अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन 24 एलिमेंट्स हैं, है ना, 95 से ऊपर, जिसका एटॉमिक नंबर 95 से ऊपर है ना, वो कुछ है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। बता चुके हैं यहाँ तक। देखो और भी पिछले क्लास में हम बहुत सारी चीज बता चुके हैं, है ना। पहला बता चुके हैं कि ये जो एलिमेंट है ये प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है? ये फ्लोचार्ट से सब समझ सकते हो। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर मतलब ये नहीं कि नाली में गिरा हुआ नहीं, सब चिकन चाकन शुद्ध साध नहीं। प्योर मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है, उसको प्योर कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, है ना। समझ में आया? एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है, और ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट। और इसको किसी भी विधि द्वारा, किसी भी मेथड के द्वारा दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे लोहा है, जो लोहा को गला दो, पिघला दो, गर्म कर दो, लोहा लोहा ही रहेगा, लोहा सोना नहीं हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और सिंपल परिभाषा बोलना है एलिमेंट का, तो एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है। और ये सब क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। किसी मैटर के 2 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशंस मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहलाता है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर, जिस अवस्था में कोई भी सब्सटेंस रहता है। 9 में 2 स्टेट और पढ़े होंगे, एक प्लाज्मा स्टेट, चौथा 5वां BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर BEC का एक अलग स्टेट ऑफ मैटर बताया था, है ना। और आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में जो मैटर होता है उसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। लेकिन जनरली डिटेल रूप में सॉलिड, लिक्विड, गैस ही पढ़ना है। और बाकी केमिकल क्लासिफिकेशन पर एलिमेंट 3 प्रकार के,
एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट किसे कहेंगे? विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस, इसलिए दोनों प्योर सब्सटेंस में आता है। और फिर मिक्सचर ही प्योर सब्सटेंस में आता है। केमिस्ट्री के अनुसार प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं, और ये आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, पता है ना। और बहुत सारे आइटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और जितना भी सब्सटेंस है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आइटम के केस में स्टेबल नहीं होते हैं, उसको स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H के H अगर A H लिखे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन आइटम ऑफ हाइड्रोजन। ये H के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दूसरा हाइड्रोजन आइटम के साथ रिएक्शन करके H2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है, क्या बनाता है, और मॉलिक्यूल्स के रूप में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, समझ में। अब बहुत सारा जो एलिमेंट्स है वो आइटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें नोबेल गैस आ जाएगा, He, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब एक आइटम के रूप में भी स्टेबल होता है। तो ये H2 हो गया। मिक्सचर तो जान ही रहे हो कि जो when two and more than two substances combine together in any ratio, इसमें तो फिक्स रेशियो मिलाना पड़ता है ना। इसमें किसी भी रेशियो मिला देंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? मिक्सचर का। तो ये मैं तुमको पिछले क्लास में सब बता दिया था, और शायद उम्मीद है कि यहाँ तक लिखा भी दिया था, है ना। और तुमको पिछले क्लास में एक चीज़ और बताया था कि ये पुराने केमिस्ट्री के अनुसार, पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइप में जिस भी सब्सटेंस के पास, जिस भी सब्सटेंस के पास मेलाबिलिटी, है ना, मेलाबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना, आगे पीछे गलती हो सकता है ना। मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सब जो गुण रहेगा वो क्या होगा? मेटल हो जाएगा। ये बताया तो क्या है। और जिसमें ये सब गुण नहीं होगा, जिसमें मेलाबिलिटी ना हो, डक्टिलिटी नहीं हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो, है ना, हार्डनेस ज़्यादा नहीं हो, है ना, तो उसे कहेंगे नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन नए जमाने के अनुसार इसका डिफिनेशन दूसरा है। नए जमाने का डिफिनेशन क्या है कि जब किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करने के बाद, है ना, प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, जो जानते हो, 1 पर हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, पता है ना, एटॉमिक नंबर क्लास 9 में पढ़ने का ये, है ना। ये H जब लिखा हुआ है तो ये 1 लिखाता है, तो नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको डेट से डिनोट किया जाता है। ऊपरी वाले को मास नंबर कहते हैं, इसको M से डिनोट किया जाता है, पता है ना। तो ये 1 हीलियम 2, है ना, एटॉमिक नंबर आ गया। उसी आगे बढ़ते जाता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, है ना, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इस तरह का एटॉमिक नंबर है, और इस एटॉमिक नंबर के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। मैंने तुमको बताया थे क्लास 9 में ही, Z बराबर E बराबर P होता है। Z बराबर E बराबर 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगा तब। तो Z जहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर है। Z क्या है? E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक और फॉर्मूला बताया था, M बराबर P प्लस N, जहाँ M क्या है? मास नंबर है, P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसको भी थोड़ा सा समझा ही देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सोडियम एक एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित एलिमेंट है और बहुत ही जरूरी एलिमेंट है सोडियम। इसका देखो 11 और 23 होता है। तो नीचे जो लिखा गया है एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो लिखा गया है एटॉमिक मास है, जिसको मास नंबर भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर बोलो। तो इसमें जेड कितना है जी? 11 है। जेड कितना है? जेड क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। चलो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा जितना है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। देखो मास है 23 नंबर, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 में से 11 घटाएंगे, हाँ तो 12 हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इससे तुमको आएगा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए। क्वेश्चन कन्फर्म रहती है, तुम इस फॉर्मूले से तुम आसानी से निकाल सकते हो। एनी प्रॉब्लम? तो ये अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। ये रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में। ये भी पढ़े होगे तुम। किसी भी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये भी पढ़े होंगे। इसके बाहर में एक ऑर्बिट होता है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें
है ना, इसको सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्या कर देते हैं। तो ये जो इसके बाहर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसी जो जिस डिजाइन में, जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस पैटर्न से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत विन्यास। और यही निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद अगर किसी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा, मेटल। और अगर किसी लास्ट ऑर्बिट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन मेटल। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, किसी में 4 रहता है तो मेटलॉइड भी हो जाता है, एक बोरोन में 3 भी रहता है तो मेटलॉइड भी के केस में भी आ जाता है। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर्ट गैस या नोबल गैस के नाम से जानाते हैं, या इनर्ट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 2 तरीका है, बहुत बार बता चुके हैं, सेल मेथड और सब सेल मेथड से, है ना। सेल मेथड में सेल मेथड से निकालते हैं, और सेल मेथड से 20 एटॉमिक नंबर 20 के बाद से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, रूल्स फॉलो नहीं होने लगता है, इसलिए अपोलो प्रिंसिपल के द्वारा सबसेल मेथड से हम उसका वैलेंसी निकालते हैं। वो भी देखो सिखा देते हैं, काम ही आ जाएगा। अगर बीच में कोई नहीं जानता तो सीख जाएगा, जो जानता है इसको रिवीजन हो जाएगा। तो देखो 1-2 एलिमेंट का करके हम बता देते हैं। जैसे देखो सेल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा। जैसे Na का एग्जांपल लेते हैं, 11। ये सिर्फ इसमें एटॉमिक नंबर से मतलब होता है। तो देखो सबसे पहले K L M N ऐसा ऑर्बिट होता है, क्लास 9 में पढ़े होगे, जहां भी पढ़े होगे जरूर पढ़े होगे। मैं ये भी तुमको थोड़ा सा याद करवा दूं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल के लिए फार्मूला है 2n², जहां n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, k पहला ऑर्बिट है, इसलिए 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है मैक्सिमम, 2 से ज्यादा। इसमें 2 × 4 × 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 3 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, से 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में फिट हो गया। अब इसके पास कितना बचा, 9, इसमें मैक्सिमम 8 रह सकता है, तो 10 गो का व्यवस्था हो गया। बचा कितना, तो 1 m में चला जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट क्या है, m। लास्ट ऑर्बिट क्या है, m। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कितना हो गया, 1। मैं तुमको बताया था वैलेंसी भी निकालने के लिए, अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी हो जाएगा तुमको 1 2 3 4 हो। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो वैलेंसी निकालने के लिए इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। अगर तुम नहीं जानते हो तो केमिस्ट्री में तुम 0 8 में से घटाना पड़ता है, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ई रहेगा तो 2 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 8 रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। तो मैं तुमको बताया था, खैर मेटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, इसलिए वो मेटल हो जाएगा। सोडियम क्या है, मेटल के कैटेगरी में होगा। तो देखा था ना, एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इधर लास्ट ऑर्बिट के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 10। इसमें एक और पढ़ने का है, सब क्लास 9 का देखो रिवाइज कर दिया मैंने। पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन भी होता है, लास्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। तो ये 8 इसका पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वैलेंसी से बता दिया तुमको, उम्मीद है। अब सबसेल मेथड से बताया था इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। देखो ऐसा होता है 1s, जहां 1 तुमको ऑर्बिट को बता रहा है, s तुमको सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल को बताया जा रहा है। 2s 2p 3s 3p नहीं हटेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s 5p 5d और 5f 6s 6p 6d और 6f 7s 7p 7d और 7s 7f, है ना।
एस में तुमको ये भी बताया था, एस में मैक्सिमम दूर रह सकता है, पी में मैक्सिमम 6 रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 रह सकता है और एफ में मैक्सिमम 14 रह सकता है। ठीक है, ये भी तुमको बताया था डी में हाफ 4 या 9 नहीं रह सकते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। जैसे इसी का देखो, इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा जी, मेटल हो जाएगा, मैंने बोला अभी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर निकालो, 1 आ गया ना, इसका लास्ट ऑर्बिटल के हो गया, वैलेंटोन 1 हो गया, तो ये भी मेटल होना चाहिए ना, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का भले उसका पोजीशन मेटल वाला ग्रुप में ही है, 1A में, इसका पीरियोडिक टेबल में कौन ग्रुप में है, इसका प्लेस 1A में, लेकिन ये मेटल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है और इसका स्टेट भी कैसा है, गैसियस फॉर्म में। अब तुमको ये बताया सबसे स्मॉलेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का मटेरियल इस एटमॉस्फेयर में कोई है तो हाइड्रोजन, और इस लाइटेस्ट का हमको फायदा भी है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइटेस्ट होने के कारण इस एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी से भी पकड़ के नहीं रहता, ऊपर चला जाता है। क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर ग्रेविटी पकड़ लेता और इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन रहता तो कोई भी एक आग लगाता तो पूरा हाइड्रोजन जल के पूरा दुनिया तबाह हो जाती। तो न रहने का, हाइड्रोजन इस एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, उसका भी बेनिफिट है। अगर हाइड्रोजन बहुत हल्का एलिमेंट है, इसका तुम देख सकते हो। देखो दशहरा थोड़ा दिन में आने वाली है, दशहरा में बैलून बेचने वाला कोई हाइड्रोजन का एक सिलेंडर लेके खड़ा रहता है, और नहीं उस सिलेंडर लेके और बैलून निर्मनी टांगल रहेगा उसमें, नहीं देखोगे इतना एक टंकी ले रहता है दशहरा में, दुर्गा पूजा में, तो गलत है, तो दुर्गा पूजा मेला में जाओ, है ना, पापा के साथ जाना, अकेले मत जाना, अकेले नहीं जाना। हाँ, तो टंकी लेके बैलून बेचते रहता है, बस देखा नहीं, और बैलून तो हवा है, उसमें हाइड्रोजन गैस ही भरता है, वो वाला हाइड्रोजन गैस भरता है, इसलिए हवा भराया और अगर छोड़ दिए तो बहुत ऊंचा हुआ आसमान में ऊपर बैलून चला जाएगा, छूटा कि वो बहुत दूर चला जाएगा, काहे कि उसमें कौन सा गैस भरा हुआ है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इतना लाइटेस्ट है कि बहुत अपने आप ऊपर चला जाएगा, तो नो देखा हाइड्रोजन जलता भी है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसके लिए तरीका है, मैं बोला ऐसा, ये ऐसा कैंसिल करने के लिए तुमको आना चाहिए, या कैंसिल करना बोलो या रास्ता बनाने आना। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग पाथ है, तरीका है, ऊपर से नीचे की ओर, है ना, 1s में जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे की ओर यहाँ आएगा, फिर यहाँ ऊपर, फिर 3s में जाएगा, फिर यहाँ ऊपर, इस तरीका से इलेक्ट्रॉन का मूविंग होगा। इस पर एग्जाम्पल भी बताते हैं, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो देखो इधर इस सबसे मेथड से बनाते हैं, सबसे पहला ऑर्बिट कौन है, 1s, तो ये 1s में जाएगा और 20 इलेक्ट्रॉन इसमें इसके पास अवेलेबल है, तो 20 इलेक्ट्रॉन में है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एस और फर्स्ट एस में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी इसके पास 18 बचा। तो इसके बाद 1s के बाद किसका नंबर है, 2s का, अगला इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, और चूंकि एस ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, 4 को शिफ्ट हो गया, बचा कितना 16। तो 2s के बाद नंबर देखो 2p का है, अब p में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, मैं लिखा हूँ, तो 6 को यहाँ शिफ्ट हो गया, 6 से 2 छोटा 10 हो गया, लेकिन अभी भी इसके बाद 20 अवेलेबल है। 2p के बाद किसका नंबर है, 3s, s में 2 रह सकता है, इसके बाद किसका नंबर है, 3p का नंबर है, तो 3p में 6 हो जाएगा, तो 2 जोड़ते भी आना, 2 2 4 6 4 10 10 12 6 18, अगला 3p के बाद नंबर है 4s2 का, और 4s में 2 ही रह सकता है, अभी 20 इसके पास हो गया, है ना। तो यहाँ लोगों को तुमको लगता होगा इसमें लास्ट ऑर्बिट कौन हो गया, हाँ लास्ट ऑर्बिट हो गया 4, लास्ट ऑर्बिट कौन हो गया 4, तो लास्ट ऑर्बिट में देखो 4 एक यहाँ ना है, इसके अलावा और कहीं भी 4 नजर आ रहा है नहीं, सिर्फ यही है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ये 2 हो गया, वैलेंसी कितना हो जाएगा ये 2 ही हो जाएगा, और जब वैलेंसी 2 है तो ये मेटल है, तो कैल्शियम भी मेटल है, कैल्शियम भी, तो दोनों मेटल से मैंने दोबारा सिखा दिया इसका बेसिक्स, तुम्हें तो समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम, हाँ तो कहाँ तक लिखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, देखो मेटल का इंपॉर्टेंस सब जानता है, जितना भी तुम खाना खाते हो ना, उसमें जो खाने वाला बर्तन है ना, मेटल का बना होता है, जितना भी जो लड़की लोग है ना,
वो कान में नाक में पहनती है, सब मेटल का ही होता है, गोल्ड का होता है। ये जो पंखा जिसमें जो तुमको सुकून दे रहा है, ये मेटल का बना होता है। इस गाड़ी पे चढ़कर तुम अपने पैर को आराम देते हो, गाड़ी भी मेटल का बना होता है ना। तो दिक्कत और भी मेटल का बहुत सारा उपयोग है। कैल्शियम से देखो हड्डी बनता है और दांत बनता है ना। कैल्शियम प्लस और कुछ और मिला रहता है। हाँ, और मिला था कैल्शियम में इंग्रेडिएंट्स। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, 90% कैल्शियम होता है। देखो मेटल्स हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर एवरीडे लाइफ। मेटल हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस, मेटल हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस in our everyday life. Metal has a great importance in our everyday life. Which is following? देखो पहले लिखो अटेंसिल्स, अटेंसिल बर्तन होता है जी। तुम यूटेंसिल पढ़ो, हम अटेंसिल पढ़ते हैं, है ना। तुमको नहीं पढ़ रहा यूटेंसिल्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या है, इसको बनाने वाला आदमी ही थे ना। अटेंसिल यूटेंसिल्स, कोई दिक्कत नहीं। यूज एट होम, अब बोल सकते हो कि होम की जगह होटल में भी इस्तेमाल होता है, अलग वाली बात है। यूज एट होम से लिखो। Made up of homes are made up of, ऑक्सिलरी वर्ब के बिना गड़बड़ा जाए। are made up of copper, brass, stainless steel etc. ग्रास मत लिख देना जी, ग्रास में घास होता है, ग्रास में पीतल होता है। स्टेनलेस स्टील etc. एल्युमिनियम लिखो। दूसरा जो यूज है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज, पुल में, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड बिल्डिंग्स, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड बिल्डिंग्स। इधर लिखो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मैंने गाड़ी जी, समझे ना, जानते हो नहीं, व्हीकल्स गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन etc. ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन etc. पचमा लिखो सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। और अगर लिखो इन मेकिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मशीनिंग पार्ट्स, इन मेकिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मशीनिंग पार्ट्स। निकलना पॉइंट देख लिखो स्ट्रैटेजिक मेटल, स्ट्रैटेजिक मेटल स्पेलिंग STRATEGIC, स्ट्रैटेजिक मेटल। देखो सब मेटल्स, जैसे लिखो सब मेटल्स such as titanium, some metals such as titanium, ब्रैकेट को Ti, क्रोमियम Cr का सिंबल है, क्रोमियम Cr, और मैग्नीज Mn, जैक्रोनियम Zr, etc. have a great significance
have a great significance as they are used in country defense. So these metals are called strategic metal. And the importance of non-metal. देखो एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि मेटल ज़्यादा जरूरी है कि नॉन मेटल ज़्यादा जरूरी है। देखो इसमें नॉन मेटल ज़्यादा जरूरी है, काहे कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के बिना आप पल भर भी जी नहीं सकते, है ना। जिसके बारे में सोचते रहते उसके बिना जी लो, है कि नहीं, सोलम को छोड़कर, है ना। बाकी ऑक्सीजन के बिना कोई उपाय नहीं। बहुत से कितना मिनट ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं? 3 मिनट, 4 मिनट, है ना। बहुत से बहुत सांस रोक सकते हो तो 9 मिनट, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो सोचो ऑक्सीजन कितना जरूरी नॉन मेटल है। और एक और नॉन मेटल है कार्बन। जानते हैं कार्बन एक दूसरा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट कंपाउंड देख रहे हो, मोस्ट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, जो अगला चैप्टर में कार्बन कंपाउंड बताया जाएगा। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है नाइट्रोजन। इसके बिना पेड़ पौधा का विकास ही नहीं होता है। पेड़ पौधे को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए हम लोग खेत में यूरिया डालते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? तो सोचो नॉन मेटल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेटल के बिना रह सकते हो लेकिन नॉन मेटल के बिना नहीं रह सकते ना। चलिए कोई इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। Non-metal also play an important role in our daily life. देखो पहला, कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट non-metal. Carbon is the most important non-metal. Because all the life on this earth, because all the life on this earth is made of carbon compounds. Example देखो, carbohydrate, protein, oil, fats. It is लिखो, oxygen is another important non-metal. Oxygen is another important non-metal, which is equally important for existence of life, कहाँ तक लिखा? Existence of life. Existence of life and combustion process. Existence of life and combustion process. ये लिखो, नाइट्रोजन इज also important non-metal. और अगला लिखो है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन is also important non-metal which presents
Hydrogen is also important nonmetal which is present in almost all the compounds. Which is present in almost all the compounds of carbon. अगला पॉइंट लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगला हेडिंग लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हो, जो वैसा प्रॉपर्टी जो हमको बाहर से दिख जाए, जैसे कलर है ना, स्टेट, उसका स्ट्रक्चर, शेप, इन सब प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे. लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, क्या चीज का रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज बनेगा, ये सब कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी, जो बाहर से हमको पता ना चले, है ना, जनरली समझने के लिए जो भी बाहर से तुमको पता चल जाएगा उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, भौतिक गुण. और जो बाहर से ऐसी देख के हम नहीं बता सकते हैं, है ना, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, लिखा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल. तो पहला लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. देखो पहले लिखो, मेटल्स इन द प्योर स्टेट, metals in the pure state having a shining surface, having a shining surface. Shining, in bracket लिखो, metals possesses luster. इसी में मेटल्स पोजेजेस लस्टर. लिखो, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, some metals are used, due to this property some metals are used to making jewelry, ताकि चमकता है ज्वेलरी. सच है, एग्जाम्पल लिखो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, etc. और बाकी लोहा में भी शाइनिंग सरफेस होता है ना, और वही धीरे धीरे जंग लग के खत्म हो जाता है. जंग लग जाता है ना, लेकिन जंग ऊपर से साफ कर दोगे तो फिर वो भी चमकेगा, कॉपर भी चमकेगा, चमकता है ना. तो सब में एक शाइनिंग सरफेस होता है ना. दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, मेटल्स आर जनरली हार्ड. Metals are generally hard. Metals are generally hard, and these hardness varies, very बदलता है. VARIES, varies metal to metal. ऐसा नहीं कि सब मेटल का एक ही तरह का हार्डनेस होता है, ऐसा नहीं होता है. मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड दिस हार्डनेस वैरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, है ना. एग्जांपल लिखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, etc. अब देखो एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन भी है जी, है ना, एक्सेप्शन भी है. इसमें अपवाद होता है, लेकिन मीनिंग जानते हो, लिख लो अपवाद. देखो, सोडियम एंड पोटेशियम आर आल्सो मेटल. सोडियम का Na, पोटेशियम का K सिंबल होता है. सोडियम एंड पोटेशियम आर आल्सो मेटल्स, बट these are so soft that it can be cut with a knife. Sodium and potassium are also metals, but these are so soft that these can be cut with a knife. Knife में चाकू होता है,
लेकिन आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चाकू से काटना नहीं कटेगा, लेकिन ये चाकू से। आप तुमको बताया सोडियम पोटेशियम भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, पता है इसको नहीं। इसलिए उसको बचाने के लिए सोडियम केरोसिन तो ऑयल के तेल में रखा जाता है, मैंने पुट अंडर केरोसिन ऑयल। ये भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम पोटेशियम सो हाईली रिएक्टिव, it is when it is exposed to air they react with oxygen and form sodium and potassium oxides, you know, है ना। इसलिए बचाने के लिए, इसको एक्सपोज होने से बचाने के लिए इसको केरोसिन तेल के अंदर इसको रखा जाता है, किसको? सोडियम एंड, और इसके साथ साथ ये दोनों सॉफ्ट भी होता है, चाकू से काटा जाता है। तुमने सोडियम पोटेशियम देखे हो? नहीं देखे हैं, हम भी नहीं देखते हैं, है ना। हम लोग इस सोडियम को खाए जरूर है, दिखाया सोडियम क्लोराइड, नमक में सोडियम होता है। अरे नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, जो मेरे खाने का एक डाइट का एक मुख्य मेन इंग्रेडिएंट में उसमें सोडियम पाया जाता है। सोडियम खाए ना, चाहे जिस रूप में भी खाए, कंपाउंड फॉर्म में पाए चाहे, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में सोडियम हम नहीं देखते। ऐसा होता है, इस चाकू देखेंगे तो चाकू से काटेंगे। हाँ, तीसरा लिखो, मेटल्स आर जनरली मेलेबल। देखो मैं सुधार दिया था, ई होता आ जाती है, कहते नहीं स्पेलिंग गलत है, ए में डबल ए डी सही कर दिया था, तो अंदाजे में भी मैं सही कर दिया। देखो ए में डबल ए डी सही कर दिया। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, है ना। जैसे कल आता कुछ नहीं था लेकिन बना, है कि नहीं? एवं तो बोलती आप ही के साथ खाली हो ही सकता है ना। मेटल्स आर जनरली मेलेबल, है ना। सो मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। सो metal can be beaten into thin sheets, can be beaten into thin sheets। मेलेबिलिटी लिख रहे हो, मेलेबिलिटी लिख रहे हो, इसको हिंदी में आघात वर्धनता कहते हैं। जो हिंदी से प्यार है, जिसको हिंदी जानना चाहता है, हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी में क्या कहते हैं? आघात वर्धनता। क्या कहते हैं? सुनो, आघात वर्धनता नहीं, आघात वर्धनता, वर्धनीयता। हाँ, ना मेलेबिलिटी लिख रहे तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच any substance is beaten, any substance is beaten with the hammer or other material, any substance is beaten with the hammer or other material and changed into thin sheets। इसका एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये केवाड़ी बना गया है, लोहा का पत्ता। चलो बाकी अगले दिन करेंगे। वीडियो बना दिया हूँ मैं, इसको जाकर